हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को। ठीक है। आज की क्लास में क्या देखेंगे? आज की क्लास क्लास में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमें कंसीडर करने हैं अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर। क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है पीपल आर ऑलवेज ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा की एसेट्स होते हैं, वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। बताओ इसके बारे में कमेंट करो, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। सो बेसिकली इस चीज को आंसर करने के लिए हमें जितने भी हमने एचआरएम के कंसेप्ट पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, बेनिफिट्स पढ़े थे, जो भी उसके फीचर्स थे, उनका एक कंसोलिडेटेड रूप यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? पीपल जो होते हैं हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, बिकॉज लोगों के अंदर इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकती है। एम्प्लॉयज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, एक क्या है, स्पाइन है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग रन में इंप्रूवमेंट, सर्वाइवल, ग्रोथ सब होना होना निश्चित है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन पीपल, अगर आप लोगों में, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। डेवलप कर रहे हो अपने स्टाफ को, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अपने स्टाफ की हमेशा आपको डेवलपिंग करना। डेवलपिंग का मतलब क्या है? बेसिकली उनको नए स्किल सेट से अवेयर कराना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको हर चीज़ों के बारे में बताना, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करना, उन्हें अप टू डेट रखना। ठीक है। अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देंगे? लीव करके चले जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। आपको अपने स्टाफ को हमेशा डेवलप करके रखना है, बना के रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी वो इंक्रीज होगी। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई है आपकी कंपनी से तो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी होगी, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन दैट। देर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन दैट। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, एक एम्प्लॉय हैप्पी है, खुश है अपने वर्क प्लेस से, वर्क कल्चर से, जो उसके आसपास को वर्कर्स हैं सबसे खुशी है, एक हैप्पी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी। एक क्या है? आपका इकोनॉमिक लिंक इनके बीच में डेवलप रहता है। यही चीज लिख रहे हैं कि जो भी अगर आपका एक हैप्पी सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, जो भी आपका हैप्पी सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपके शेयर होल्डर्स भी खुश रहेंगे, आपके कस्टमर्स भी खुश रहेंगे, बिकॉज एम्प्लॉयज जो होते हैं वो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, वही लोग हैं जो कि कस्टमर से डील करते हैं। और अगर वो अच्छे से काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है, शेयर होल्डर भी उससे खुश रहता है, आपकी कंपनी के स्टॉक रिटर्न्स बढ़ते हैं, आपकी कंपनी के स्टॉक के, शेयर्स के, डिबेंचर्स के क्या बढ़ते हैं? रिटर्न्स बढ़ते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। कस्टमर से कैसे? क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज है वो फ्रंट लाइन होते हैं, आपके एम्प्लॉयज जो है वो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर आपका एम्प्लॉय खुश है, अच्छा है, तो आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, आपके कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के दोनों खुश रहेंगे। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद जो आपके एम्प्लॉय है वो हार्ट बीट है ऑर्गेनाइजेशन की। ये सारे क्या है? ये सारे मैंने आपको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड्स लिख के दिए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर सकते हो। आप अपना सेंटेंस इन की वर्ड्स को यूज करके बनाओगे तो एग्जामिनर को बस यही चाहिए, उसको ये कीवर्ड दिखना है, हार्ट बीट, बैकबोन, इन्वेस्टमेंट, वो यही कीवर्ड्स फाइंड करना चाहता है आपके आंसर के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? आप अगर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, सबको एक तरीके से ट्रीट करोगे, फेयरली ट्रीट करोगे, इक्वली ट्रीट करोगे, अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे, तो ऑफ कोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर आपके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है तो कस्टमर्स न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज आपकी कंपनी के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं इनटैंजिबल एसेट्स क्रिएट बाय एम्प्लॉयज। कह रहे हैं वो एम्प्लॉयज ही हैं, वो वैल्यूएबल एसेट्स, वो ह्यूमन रिसोर्स ही है जो कि आपकी फर्म के लिए इनटैंजिबल एसेट्स को क्रिएट करते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स कौन से हो गए? आपकी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सो बेसिकली आपकी गुडविल बढ़ाना, आपके लिए कॉपीराइट जनरेट करना, ट्रेडमार्क बनाना, वो सारे जितने भी इनटैंजिबल एसेट्स हैं वो आपके एम्प्लॉयज ही क्रिएट करके चलते हैं। ठीक है। कस्टमर जो होता है, कह के चलते हैं कि कस्टमर जो है वही किंग है, कस्टमर ही मार्केट का किंग है। तो जो एम्प्लॉयज है आपके फर्स्ट कस्टमर है, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है, आपकी जो भी सर्विसेज है, सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयज को उनको बेच सकते हो। एम्प्लॉयज जो है आपके फर्स्ट कस्टमर्स है। कस्टमर किंग है तो एम्प्लॉय आपके फर्स्ट कस्टमर है, अल्टीमेटली एम्प्लॉय ही किंग है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों? अगर एम्प्लॉय आपका डिससेटिस्फाई है तो आपकी कंपनी के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव वर्ड्स कहेगा। नेगेटिव वर्ड्स तो कहेगा ही कहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी ठीक से नहीं करेगा, नॉट परफॉर्म वेल। जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कम होंगे, उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, और कंपटीशन इस चीज का एडवांटेज लेकर आपके
आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहा देगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लोन अवे कर देगा, उड़ा चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपका एम्प्लॉय अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं तो नेगेटिव वर्ड्स कहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, लोअर प्रॉफिट्स होंगे और कंपटीशन की वजह से हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक चीज का कहते हैं, एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड टैलेंट डिटरमाइंस द पेस एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय कितनी एफिशिएंटली, कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, उसका क्या टैलेंट है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रोथ करेगी और किस पेस से ग्रोथ करेगी, ठीक है। बिजनेस के जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, बिजनेस के जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसके अंदर 85% जो होते हैं कंपनी के एसेट, वो एम्प्लॉयज के नाम पे काउंट किए जाते हैं। मतलब बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में 85% जो आपका हिस्सा होना चाहिए वो एम्प्लॉयज का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। जो आज की ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल फैक्टर है, आज की ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो पावरफुल फैक्टर है वो क्या है, पावरफुल फैक्टर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। आज की ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा, ये हमने लोगों की तारीफ करी, ह्यूमन रिसोर्स की तारीफ करी कि क्यों ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो बेसिकली इन शॉर्ट में ये जो ऊपर हमने कहानी पढ़ी, इतने सारे पॉइंटर समझे, इनको शॉर्ट में हमें अगर लिखना है पॉइंटर्स में तो कैसे लिखेंगे, देखो हमें क्या लिखना है, एम्प्लॉयज आर द फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, फेस है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, फेस है। बिकॉज जो एम्प्लॉय है, अगर एक अच्छा सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, खुश एम्प्लॉय है, ठीक है, तो हर जगह वो पॉजिटिविटी फैलाएगा, हर जगह अच्छी बातें कहेगा। यही चीज जो मैंने आपको ऊपर बताई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से, कि अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा है तो वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव वर्ड्स फैलाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी बातें बोलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई है तो नेगेटिव वर्ड्स फैलाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को क्या करेगा, ruin करेगा, खराब करेगा। सो बेसिकली एम्प्लॉय फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखना है कि वो पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव वर्ड्स देगा अपने, किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय गिव 100% टू ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोवाइड्स 100% टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक अच्छा एम्प्लॉय है वो अपना 100% दे के चलेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इररिस्पेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसका एम्प्लॉय कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है और कितने अच्छे स्मार्टली वो अपने एफर्ट्स लगा रहा है। सो बेसिकली हार्ड वर्क एंड स्मार्टनेस ऑफ एन एम्प्लॉय डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन, ठीक है। एक अच्छा हैप्पी सेटिस्फाई एम्प्लॉय है तो ऑफ कोर्स बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली ऑपरेशंस करेगा एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आराम से डील कर पाए अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आर नर्चरर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज ही है जो कंपनी को क्या करते हैं, नर्चर करते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जो है बेसिकली इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज जो है अपनी सोल एंड हार्ट, अपनी आत्मा और अपना दिल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को नर्चर करते हैं अपनी वैल्यूज के साथ, अपने एंडलेस एफर्ट्स के साथ, ताकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटिटर से अहेड रहे, कॉम्पिटिटर से आगे रहे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं एम्प्लॉयज आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, बहुत स्ट्रांग है, उसका बैकबोन क्या है, उसके पिलर्स क्या है, उसके पिलर्स है उसके एम्प्लॉयज। सो बेसिकली हमें मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव करे और ग्रो करे लॉन्ग रन के अंदर। तो उसके पीछे किसका हाथ होगा, सबसे बड़ा एम्प्लॉयज का हाथ होगा। एम्प्लॉयज अपनी स्ट्रेंथ लेकर आएंगे, एम्प्लॉयज अपनी स्ट्रेंथ लाएंगे, कमिटमेंट लाएंगे, डेडिकेशन लाएंगे, हार्डवर्क लाएंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बेनिफिट हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग बने, लॉन्ग रन में ग्रोथ अचीव करे अपनी, ठीक है। जो भी चीज़ें एम्प्लॉय लेकर आ रहा है, स्ट्रेंथ, कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्डवर्क, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। एम्प्लॉय की ऐसी क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स। एम्प्लॉय ही है जो कि प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी के प्रॉफिट्स का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो एम्प्लॉयज ही है, बिकॉज एम्प्लॉयज ही डिटरमाइन करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को। एम्प्लॉय अच्छा है, सेटिस्फाई है, तो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा कंपनी के लिए, वो कस्टमर्स को कंपनी के क्रिएट भी करेगा और रिटेन भी करेगा, बिकॉज वो फ्रंट लाइनर्स होते हैं। कस्टमर को बना के भी रखेगा, कस्टमर को लेकर भी आएगा। सो बेसिकली एम्प्लॉयज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। वो अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस से, अपनी कैपेबिलिटी से, एबिलिटी से क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करके चलेंगे। ठीक है। गुड एम्प्लॉयज आर स्किल्ड पीपल विद नॉलेज। गुड एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? गुड एम्प्लॉयज ऐसे लोग होते हैं जिनके पास काफी सारी स्किल्स होती हैं नॉलेज के साथ साथ। गुड एम्प्लॉयज आर स्किल पीपल विद नॉलेज। वो अपनी स्किल्स लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इनोवेशन लेकर आते हैं, डिफरेंट तरीके की आपकी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर कह रहे हैं मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एम्प्लॉयज जो कि मोटिवेटेड है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने न्यू टारगेट्स को रीच कर पाए, अपनी कस्टमर डिमांड्स को क्या कर पाए, मीट कर पाए अपनी कस्टमर की डिमांड्स को, वो इनोवेटिव आइडियाज़ ले आए। सो बेसिकली अगर आपसे कोई भी कहे कि जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट्स है, तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना है। हमें इन पॉइंटर्स को ध्यान में रख के अपने ऊपर की बात लिखनी है। ठीक है। ईजी है। बैकबोन लिख देना, हार्ट बीट, इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग, जो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखे हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सिर्फ इस पेज को रिवाइज करके जा रहे हो ना, आप अपना फुल फ्लेज कंटेंट बना लोगे इससे। ठीक है। ईजी है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम इन इंडिया। हमें बताना है कि एचआरएम इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी पूरी की पूरी सीरीज बताओ। सो बेसिकली कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, एचआरएम की जो बात कर रहे हैं हम 1920 1930 से कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, एक रॉयल कमीशन फॉर्म हुआ था। क्या आया था मार्केट के अंदर? एक आया था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन आया था। रॉयल कमीशन क्या करता था, उसने लेबर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। क्या किया? ऐसे ऑफिसर्स को जो कि लेबर्स जितने भी है, एम्प्लॉयज जितने भी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। इसलिए रॉयल कमीशन ने आके लेबर ऑफिसर्स को क्या किया, अपॉइंट किया। लेबर ऑफिसर्स ने फिर चेंजेस लेकर आए। क्या लेकर आए? वो चेंजेस लेकर आए। चेंजेस किस तरीके के? स्टैंडर्डाइजेशन के चेंजेस। बेसिकली जो लोगों की पर्सनल मैनेजमेंट होनी है वो कैसे होनी है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होनी है, उसके अंदर वो स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए। मतलब हर चीज सेम लेवल पे, अगर एक जो लॉ है वो इस कंपनी पे एप्लीकेबल हो तो सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। सो वो चीज लेकर आए। वो बताते हैं इसकी वजह से क्या हुआ, एडुकेट एम्प्लॉयज आ गए इंडस्ट्रीज के पास। इंडस्ट्रीज के पास एडुकेट जितने उनको एम्प्लॉयज चाहिए उतने एम्प्लॉयज उनके पास आ गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद लेजिस्लेशन आया। लेजिस्लेशन के अंदर आके उसने क्या किया, लेजिस्लेशन ने आके प्रोविजंस बनाए, लॉज बनाए इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर लॉज और रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। जितने भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स वगैरह थे उनकी सेटलमेंट के लिए उन्होंने लॉज बनाए। लेबर से रिलेटेड जितने भी उनको लगते थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉज बनाए। क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन हुई। ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन हुई और उनका लिंक्स बना महात्मा गांधी के साथ। ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन हुई किस टाइम पे, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस आपके फॉर्म हुए और उन्होंने अपना लिंक एस्टैब्लिश करा पॉलिटिकल लीडर्स सच एज महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है। गांधी जी ने खूब अपने क्या किए, प्रोटेस्ट वगैरह किए, खूब अपनी तरीके से नॉलेज वगैरह लगाई, इन्फोर्समेंट करा, ताकि क्या हुआ, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो, एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए लॉज वगैरह बनाए जाए। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एडुकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए इंडस्ट्रीज के पास। ठीक है। क्या हुआ फिर उस टाइम पे, मैंने आपको बताया लेजिस्लेशन आई, लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड लेबर लॉज पास करे गए और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है उसको बनाया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पे बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स वगैरह थे उन्होंने स्टार्ट किया कि वो एम्प्लॉयज़ की देख रेख करेंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि टाटा जब कंपनी लॉन्च हुई तो उसने एक प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर के तौर पर जितने भी उसकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या हुआ, केयर दिखाई। उनके लिए क्या दिखाया, केयर दिखाया, सेल्फ कंसर्न दिखाया। ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर क्या हुआ, फिर इंडिपेंडेंस आई। इंडिपेंडेंस के बाद पता चला कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या होती थी, प्राइवेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। तो सोशलिस्ट जो कि पब्लिक होती है, कैपिटलिस्ट जो कि प्राइवेट होती है। मिक्स का मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का क्या था, एक मिक्सचर था। तो इसलिए इंडिया के पास क्या आई, एक मिक्स्ड इकोनॉमी आई जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब जो इसके अंदर पब्लिक थी वो लार्ज एम्प्लॉयर थी, पब्लिक के पास ज्यादा बड़ी एम्प्लॉयर थी, ज्यादा लोगों को अपॉइंट करती थी, पब्लिक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाती थी, पब्लिक कंपनी जितनी थी वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाया करती थी। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस जितने भी थे वो एग्जिस्ट करने लग गए। ट्रेड यूनियंस ने अपनी मूवमेंट वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। वर्कर्स को पता चल गया कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज है, और उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। बेसिकली उनको अपने राइट्स के बारे में पूरी पूरी नॉलेज होने लग गई। उनको कोई भी बंदा कुछ भी आसानी से बोल के अब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। क्यों आया, क्योंकि लेबर ट्रेड यूनियन ने अपनी मूवमेंट्स वगैरह निकाली, लेबर यूनियन ने अपनी मूवमेंट्स निकाली और एम्प्लॉयज को अवेयर कराया उनकी राइट्स के बारे में। ठीक है।
तो यही चीज़ कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद पर्सनल मैनेजमेंट के लिए क्या हुआ, काफ़ी सारे चेंजेस आए। इंडिपेंडेंस के बाद पर्सनल मैनेजमेंट में, ह्यूमन मैनेजमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आए। इंडिया ने जब मिक्स्ड इकोनॉमी ली, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करके चलते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट करी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस की मूवमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होने लग गई इंडिया के अंदर। अब जो हुआ, क्या हुआ, एम्प्लॉइज को अवेयर हो गया कि उनके क्या राइट्स हैं और उनको एक्सप्लॉइट करना डिफिकल्ट हो गया। फिर यहाँ तक तो बात इंडिपेंडेंस की थी, 1956 1960s तक की लगा लो। फिर 70s से 80 के बीच में एचआरएम के क्या फंक्शन होने लग गए, ये समझो। 70s से 80 के बीच में एचआरएम के फंक्शन है कि पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या वो पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पर ध्यान देने लग गई। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे उसने अपना फोकस दिखाया और लेबर के वेलफेयर पे उसने अपने पॉलिसीज प्रोविजंस बनाए। क्या तीन चीज़ें, पर्सनल एंड एडमिन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मैनेजरियल यूनियनिज्म आया। मैनेजरियल यूनियनिज्म, बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये प्रेशर ऑन द पब्लिक सेक्टर टू मैनेज नॉन वर्किंग स्टाफ। मैनेजरियल यूनियनिज्म का मतलब क्या है कि वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर अपना एक बर्डन प्रेस करता है, उनको कंपेल करता है, उनके ऊपर प्रेशर जमाता है। किस चीज़ का, कि जितने भी नॉन वर्किंग स्टाफ है, जितने भी स्टाफ है जो कि काम नहीं कर रहे, उनको भी मैनेज करो, उनके लिए भी कोई प्रोविजंस लेकर आओ, कोई एम्प्लॉयमेंट लेकर आओ, ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव हो पाए। जितने भी नॉन वर्किंग स्टाफ है उनके लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज वगैरह लेकर आओ। ठीक है, ये चीजें हुई। फिर आफ्टर एटीज, एटीज के बाद क्या हुआ, एटीज के बाद कह रहे हैं कि वेलफेयर अप्रोच आई। कौन सी अप्रोच आई, एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर की अप्रोच आई। गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई। क्या हुई, गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, किसके लिए, लेबर के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो एमर्ज होने लगे, ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए। ट्रेड यूनियंस होता क्या है, बेसिकली कुछ अपने एम्प्लॉयज जो है वो सारे मिलकर अपना एक यूनियन बना लेते हैं, ताकि उनके इंटरेस्ट को कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो ट्रेड यूनियंस बनने लगे। चेंजेस इन द इकोनॉमी अकर, इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आने लगे। और डिपार्टमेंट टू हैंडल पर्सनल, एक न्यू डिपार्टमेंट फॉर्म करे गए ताकि वो लोगों को हैंडल करे, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो बेसिकली एक पर्सनल डिपार्टमेंट बनाए गए, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए गए, ताकि वो लोगों को हैंडल करे, सिर्फ सेपरेट डिपार्टमेंट टू हैंडल द पीपल। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि एचआरएम कैसे इंडिया के अंदर आया, हमने रॉयल कमीशन से लेकर डिपार्टमेंट तक की बात करी। फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ, ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया तो उसको ध्यान से समझो। क्या कह रहे, रॉयल कमीशन ने अपॉइंट करे लेबर ऑफिसर्स, लेबर ऑफिसर्स ने चेंजेस लेकर आए विद रिगार्ड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके अंदर उन्होंने चीज़ों के ऊपर, प्रोविजंस के ऊपर क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कुछ ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए, उन्होंने अपना लिंक एस्टैब्लिश करा पॉलिटिकल लीडर्स महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी एंगेज हुए। और फिर क्या हुआ, एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंडस्ट्रीज को मिलने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम लेजिस्लेचर आया, उसने काफी सारे लॉज पास किए इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर मैनेजमेंट और डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, जितने भी प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया कि वो अपने एम्प्लॉयज की वो टेक केयर करेंगे, उनके लिए अप्रोप्रिएट फंड बनाएंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके वेलबींग के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वो अपने एफर्ट डालेंगे। फिर आया इंडिपेंडेंस का टाइम। इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया को मिक्स इकोनॉमी मिली। मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीजें, पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ साथ में काम करते थे। पब्लिक बड़ा सेक्टर था उस टाइम पे, उतना एलपीजी, देखो एलपीजी की पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे आया था आपका प्राइवेटाइजेशन। पर पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे उतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था, कम था, पब्लिक सेक्टर बड़ा था। तो ये लार्ज एम्प्लॉयर था, इसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी, और उसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से वहाँ पे क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुई। इंडस्ट्री सेटअप हुई तो ट्रेड यूनियन की मूवमेंट वहाँ पे आने लगी, वर्कर्स अवेयर हो गए उनके राइट्स वगैरह के हिसाब से। फिर 1970 से 80 के बीच में एचआरएम के क्या फंक्शन हुए, उन्होंने अपना ध्यान दिया पर्सनल और एडमिन चीज़ों के लिए रिगार्डिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, लेबर वेलफेयर के ऊपर। फिर मैनेजरियल यूनियनिज्म का कंसेप्ट आया, जो कि प्रेशर जब आता है पब्लिक सेक्टर के ऊपर कि वो नॉन वर्किंग स्टाफ को भी अपॉइंट करे। आफ्टर एटीज क्या हुआ, वेलफेयर अप्रोच आई, वेलफेयर अप्रोच फॉर्म हुई, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बनाई, ट्रेड यूनियंस बने, और इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आए, सेपरेट सेपरेट एचआरएम के डिपार्टमेंट बनाए गए, ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाए गए। सिंपल सी ये कहानी, क्या क्लियर है आपको? क्या इस पूरे चार्ट से आप समझ जाओगे कि आपको पेपर में क्या लिखना है? आप लिख लोगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग?
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि पीपल वैल्यूएबल एसेट है और सेकंड चीज़ हमने देखी है कि एचआरएम इंडिया के अंदर कैसे आया, ठीक है? अब हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एचआरएम। एचआरएम के अंदर अभी रिसेंटली क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई है? एचआरएम के अंदर अभी रिसेंटली क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई है? तो क्या कह रहे हैं? ट्रीटिंग एम्प्लॉइज एज़ इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मेन एंड वुमेन। क्या कहने का मतलब है? कह रहे हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ है उनको कैसे ट्रीट करना है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल मेन एंड वुमेन, ठीक है? कैसे उनको इंक्लूड करना है, कैसे उनको ट्रीट करके चलना है इन सारे स्पेयर्स के ऊपर, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है डेवलपमेंट के? देखो, सबसे पहले 1995 में क्या हुआ कि 1995 में एम्फेसिस किया गया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे तुम शिफ्ट हो जाओ। ह्यूमन रिसोर्स की क्या करो तुम? डेवलपमेंट करो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे तुम शिफ्ट हो जाओ। फिर 1999 में क्या हुआ? सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो था वो सेटअप हुआ। नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो था वो सेटअप हुआ कब? 1999 के अंदर, ताकि वो लेबर की कंडीशंस जो कि इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको क्या कर पाए? स्टडी कर पाए। किस चीज़ के लिए? स्टडी करने के लिए कंडीशंस को। किसकी कंडीशंस को? ऑफ कोर्स लेबर की कंडीशंस को स्टडी करने के लिए ये कमीशन सेटअप हुआ। उसके बाद कह रहे हैं 2001 के अंदर, 2001 के अंदर कंसेप्ट आया स्मार्ट साइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, स्मार्ट साइज होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का। 2002 में किस चीज़ की डेवलपमेंट आई? पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्किल्स एंड नॉलेज, कि लोगों का जो एम्प्लॉय को आप इंटेलेक्ट कर रहे हो, जो एम्प्लॉय को आप लेकर आ रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए ओवर स्किल। नॉलेज स्किल कैसी भी हो पर उसका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। कब आया था? 2002 के अंदर, कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट रेदर देन स्किल एंड नॉलेज। स्किल और नॉलेज तो सेकेंडरी थिंग है, सबसे पहले देखो किस बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? 2004 के अंदर फिर स्किल टू नॉलेज, जब तुमको क्या डिफरेंस आया? शिफ्ट आया। किस चीज़ के ऊपर शिफ्ट आया 2004 के अंदर? कि स्किल्ड वर्कर्स जो थे उनको तुमने शिफ्ट करके कर दिया नॉलेजेबल, कि स्किल्ड नहीं चाहिए, स्किल्ड के साथ साथ हमको नॉलेजेबल वर्कर्स भी चाहिए। स्किल्ड के साथ अब हमको नॉलेजेबल वर्कर्स भी चाहिए। स्किल्ड टू नॉलेजेबल का हमको क्या हुआ? डिफरेंस आया, शिफ्ट आया, ठीक है? फिर 2005 के अंदर शिफ्ट आया हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबल, मतलब बेसिकली जो हायरार्की के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो गए। याद करो अपनी 12th की बीएसटी। बीएसटी में हम क्या पढ़ते थे? एक स्ट्रक्चर में हम चेन फॉर्मेट फॉलो करने थे, अगर यहाँ पे ए है और उसके ई को कांटेक्ट करना तो इसी रूट के थ्रू जाता था। अब जो स्ट्रक्चर थे हायरार्की वाइज उनको क्या कर दिया? फ्लेक्सिबल कर दिया। क्या कर दिया? इन सब स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबल कर दिया। 2005 के अंदर ये डेवलपमेंट आई, ठीक है? उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? उसके बाद आगे कह रहे हैं 2006 के अंदर एचआरएम जो है, 2006 के अंदर एचआरएम जो है वो कोर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल बन गया। एचआरएम बिकेम द कोर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल का कोर पार्ट बन गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 2007 के अंदर क्या हुआ? एचआरएम टू ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। एचआरएम जो आपका कंसेप्ट था उसको ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में वो कन्वर्ट होने लग गया, कि एचआरएम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब वो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं, ह्यूमन हमारी एक कैपिटल है, हमारी एक पूंजी है, ठीक है? 2009 में क्या हुआ? जॉब कट्स का टाइम आया, ले ऑफ का टाइम आया, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर आ गया था रिसेशन, इकोनॉमी के अंदर आ गया था डिक्लाइन, डाउन टर्न आ गया था, रिसेशन आ गया था, ग्लोबल क्राइसिस आ गए थे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। तो फिर जॉब कट्स वहाँ पे होने लगी, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ, कंपनी से बाहर निकाल दिया करते थे। 2014 में क्या डेवलपमेंट आई? एम्फेसिस हुआ कि टैलेंट मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबल एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। क्या कह रहे हैं? शिफ्ट आया कि हम टैलेंट मैनेजमेंट करेंगे, जिनका अच्छा टैलेंट है, डाइवर्सिफाइड टैलेंट है, उनको लेकर आएँगे और ह्यूमन रिसोर्स की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, प्रैक्टिसेस थी, उन सबको क्या किया? फ्लेक्सिबल किया। उन सबको क्या किया? फ्लेक्सिबल किया। देखो, एक चीज़ बताती हूँ, ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताए हैं, इन सीक्वेंस के हिसाब से ईयर याद कर लेना। ईयर मान लो एक आधा गलत भी कर देते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखो, एग्ज़ामिनेशन के अंदर ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेवलपमेंट्स क्या आई हैं, वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ईज़ी है, देखो हमने क्या डेवलपमेंट्स पढ़ी है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात फिर कहते हैं स्मार्ट साइज़ होना चाहिए ऑर्गेनाइज़ेशन का, ठीक है? कट की बात करी थी इसके अंदर, जॉब कट करने लग गए हैं, ठीक है? टैलेंट की बात कर रहे हैं
उसके बाद क्या कह रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट कहेंगे, HCM कहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हमारा कोर है स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेवल का क्या है हमारा कोर है, कौन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड को हम ओवर रखेंगे ऊपर एज कंपेयर टू स्किल्स। फिर बाद में शिफ्ट आया कि स्किल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए। फिर क्या हुआ था हमारा, सबसे पहले आया था सेकंड नेशनल कमीशन आया था लेबर लॉ के ऊपर, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर लॉ, लेबर के ऊपर। सो बेसिकली इतनी सारी चीजें हुई हैं, इसमें से आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये इजी है, रीसेंट डेवलपमेंट्स कर ली हमने क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करता है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किस चीज़ पे बात करता है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के ऊपर, कि मैम हमने ह्यूमन रिसोर्स तो पूरा पढ़ लिया, अब इसकी पॉलिसीज क्या 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 पॉलिसीज ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लगती है, हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या पॉलिसीज उसको फॉलो करनी है, वो पॉलिसीज समझते हैं। पॉलिसीज होती क्या है वो समझो पहले। पॉलिसीज कह रहे हैं कि ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसी गाइडलाइंस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है लोगों को हायर करते टाइम, लोगों को ट्रेन करते टाइम, लोगों को असेस करते टाइम और रिवॉर्ड देते टाइम। क्या पॉलिसीज ऐसी गाइडलाइंस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करती है लोगों को हायर करते टाइम, ट्रेन करते टाइम, असेस करते टाइम और रिवॉर्ड देते टाइम। समझ में आ गया। पॉलिसीज क्या है, रूल्स और प्रोसीजर्स है जो कि बताएंगे कि काम को करना कैसे है, दैट टेल्स हाउ द वर्क इज टू बी एड्रेस्ड, कैसे काम को करना है। एम्प्लॉय को उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज के बारे में बताएंगे, जो कि रिलेट करता है एम्प्लॉयमेंट लॉज के रिगार्डिंग भी, जो कि एम्प्लॉयमेंट लॉज के साथ टाई अप है, एम्प्लॉयमेंट लॉज के साथ चलता है, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट लॉज में लिख रखा था उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाती है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में उसके अगेंस्ट ताकि कोई भी पॉलिसी नहीं बनती, ठीक है। बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है, एक तरीके के आपके फॉर्मल रूल्स है, प्रोसीजर्स है जो कि बताते हैं कि कैसे मैटर्स को एड्रेस करना है वर्क प्लेस के ऊपर, कैसे वर्क प्लेस के ऊपर मैटर्स को एड्रेस करना है, हाउ टू बी डन, वो चीज़ बताते हैं। वो बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ की क्या राइट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि जो पॉलिसीज़ होंगी वो ऐसे बननी चाहिए विच आर टाई अप टू द एम्प्लॉयमेंट लॉज प्रिवेलिंग इन द कंट्री, जो भी कंट्री के अंदर लॉ प्रिवेल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, जो भी लॉ कंट्री के अंदर पहले से ही प्रिवेल कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में ही बनी होनी चाहिए आपकी पॉलिसी, उसके अगेंस्ट जाके नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, पॉलिसीज जो होती है आपकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बना बताती है एचआर मैनेजर को कुछ मैटर्स के ऊपर। वो मैटर्स कौन से हैं, वो बताती है कि कैसे उसको हायर करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको रिवॉर्ड देना है, कैसे मोटिवेट करना है। सो बेसिकली क्या है, आपको गाइडलाइंस दे रही है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रही है, ठीक है। उसके बाद अपना पूरा प्रोसेस समझा सकते हो कि एचआर पॉलिसीज क्या होती है। एचआर पॉलिसीज होती है जो कि मैनेजर को बताती है कैसे काम करना है विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, आपका ट्रेनिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया, कंपनसेशन हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ तक क्लियर है कि पॉलिसी है क्या और पॉलिसी होती क्या है। अब हम पढ़ते हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के अंदर मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, मेन फीचर्स क्या होने चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए। अगर आपसे नेचर का क्वेश्चन पूछे तो आपको ये सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है। नेचर, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या कह रहे हैं ये, गाइड एथिकल वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज। क्या, एचआर जो पॉलिसी होती है आपकी, एचआर पॉलिसी बताती है, एक्ट एज अ गाइड, किसका, गाइड करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वैल्यूज एम्प्लॉयज की क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयज की एथिकल वैल्यूज क्या होनी चाहिए उसके बारे में अपनी गाइडेंस देती है कि एम्प्लॉय को कैसी वैल्यूज, कैसे बिहेवियर को प्रोसेस करना है। फॉर्मुलेट आफ्टर कंसीडरिंग प्लान्स एंड नीड, पॉलिसी ऐसी ही नहीं हवा में बन जाती, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्लान के बाद, उसकी नीड को एस्पायर करने के बाद कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसके बाद बनी जाती है। पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द लॉन्ग रेंज प्लान एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है या नहीं चाहिए। प्लान्स और नीड को कंसीडर करके पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। पॉलिसी जो बनती है वो कंसीडर करेगी इंटरेस्ट ऑफ ऑल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से लेकर डायरेक्टर से रिलेटेड, मैनेजर से रिलेटेड, टॉप लेवल से रिलेटेड सारे के सारे लोग आ जाएंगे। बेसिकली एम्प्लॉय
जो पॉलिसी बनेगी वो सबके इंटरेस्ट को देख के चलेगी, ठीक है? पब्लिक का भी, एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉइज़ का भी, जितनी भी पार्टीज़ है सबके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करेगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, जो पॉलिसी होगी वो इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि वो मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन लेकर आए, सपोर्ट लेकर आए, कोऑपरेशन लेकर आए। बेसिकली पॉलिसी इस तरीके से बनानी है ताकि लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व करें, कोऑपरेट करके चले और लोगों के साथ, कॉर्पोरेशन की पॉलिसी। सो बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिसी के, कि लोगों की एथिकल वैल्यूज बताएगी वो, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स और नीड्स को कंसीडर करने के बाद बनती है, सार सब लोगों के इंटरेस्ट को कंसीडर करने के बाद बनती है, और पॉलिसी ऐसी होगी जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर आएगी, कॉपरेशन लाएगी, इन्वॉल्वमेंट लेकर आएगी, ठीक है? अब हम समझेंगे कि पॉलिसी जो होती है उसका पर्पस क्या होता है, क्यों चाहिए, रीजन क्या है पॉलिसी का। पॉलिसी जो होती है वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एम्प्लॉयज रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी है तो आपको पता होगा कि मेरे पास क्या क्या कंडीशंस मेरे ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन मेरे ऊपर लागू होती है, क्या चीज़ें हैं। बेसिकली एक क्लियर कम्युनिकेशन मुझे पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन वाइड। फिर ट्रीट इक्वली एंड फेयरली, पॉलिसी जो होती है वो कहती है कि सारे एम्प्लॉयज़ को आपको इक्वली और फेयरली ट्रीट करना है। वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली और फेयरली ट्रीट करने में। जो पॉलिसी है वो एक्ट करती है एज अ गाइड टू द मैनेजर्स एंड द सुपरवाइजर इन इफेक्टिवली हैंडलिंग द एम्प्लॉयज़। गाइड की तरह काम करती है किसको, मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली हैंडल कर ले, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलप करके देती है एज अ हैंडबुक। क्या कह रहे हैं, जो पॉलिसी होती है वो डेवलप करती है एम्प्लॉयज़ के लिए एक हैंडबुक। हैंडबुक का मतलब क्या होता है, हैंडबुक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो मेंशन होती है। कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक हैंडबुक के अंदर मेंशन होती है। एम्प्लॉय हैंडबुक क्या होता है, एक तरह की बुक होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को देते हैं, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या कंपनी की पॉलिसीज़ है, क्या कंपनी के प्रोसीजर्स है। सबकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, एक हैंडबुक के अंदर होती है जो कि एम्प्लॉय को मिलती है। सो पॉलिसीज़ हेल्प करती है एक हैंडबुक बनाने के लिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग। पॉलिसीज हेल्प करती है मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को एक सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए। क्या, सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए भी पॉलिसीज जो है वो हेल्प करती है। सो पॉलिसीज का पर्पस क्या है, क्लियर कट कम्युनिकेशन बताना ताकि कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चले। एक पॉलिसी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को इक्वली और फेयरली ट्रीट करने में। पॉलिसी गाइड करती है किसको, मैनेजर्स को, सुपरवाइजर को, कि एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से आप इफेक्टिवली हैंडल करो। पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्प करती है हैंडबुक को डेवलप करने के लिए, और पॉलिसी हेल्प करती है मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगी कि हमारी पॉलिसीज का पर्पस क्या है, पॉलिसी के ऊपर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इजी। अब एक चीज और पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। टॉपिक क्या कहता है हमारा, सोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एचआर पॉलिसीज। एचआर पॉलिसीज के सोर्सेज क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ से आई है और क्या उसमें लिखा है। समझ में आ गया? एचआर पॉलिसी के सोर्सेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। सोर्सेस एचआर पॉलिसीज के क्या है, डेवलप कैसे हो रही है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। सोर्सेस देखो चार तरीके से हैं। क्या है, चार तरीके से, चार तरीके के आपके सोर्सेज हैं। ओरिजिनेटेड पॉलिसीज, इम्प्लिसिट पॉलिसीज, इम्पोज्ड पॉलिसीज और अपील्ड पॉलिसीज। देखो कुछ तो नाम से ही क्लियर हो जाती है। ओरिजिनेटेड, जो बनाई गई, तो पॉलिसीज कौन बनाता है, सीनियर मैनेजर बनाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। So basically, originated policies are the policies which are usually established by a senior managers to guide their subordinates. ठीक है? किसके लिए, टू डेवलप अ प्रोफेशनल करियर्स। किस चीज के लिए, प्रोफेशनल करियर्स को बनाने के लिए सीनियर मैनेजर होता है, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है ताकि वो अपना एक प्रोफेशनल करियर को डेवलप कर पाए। दो पॉइंटर्स लिखना, दोनों इजी हो गए। ओरिजिनेटेड पॉलिसीज आर द पॉलिसीज विच आर डेवलप्ड बाय द सीनियर मैनेजर्स टू गाइड देयर सबॉर्डिनेट्स। सीनियर मैनेजर्स गाइड देयर सबॉर्डिनेट टू डेवलप देयर प्रोफेशनल करियर्स, ठीक है? उसके बाद आ जाओ इम्प्लिसिट पॉलिसीज। इम्प्लिसिट पॉलिसीज का मतलब क्या है, ऐसी पॉलिसीज जो कि इम्प्लाइड है, ऐसी पॉलिसीज जो कि इम्प्लाइड है, फॉर्मली बोल के एक्सप्रेस करके नहीं बनाई गई। दीज आर नॉट फॉर्मली एक्सप्रेस, बोली नहीं जाती है, पर इन्फॉर्म फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मैनेजर के बिहेवियर को देख के ऐसा लगाया जाता है कि ये भी पॉलिसी है कंपनी की, बोली नहीं जाती है। इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड का मतलब याद है जब हम बिजनेस लॉ किया था, बिजनेस लॉ में इम्प्लाइड का मतलब क्या है, एग्जामिन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस को देख के, कंडक्ट ऑफ द एक्ट, लोगों के एक्ट को देखकर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज क्या है, इम्प्लाइड है, बिहेवियर से देखी जाती है,
ठीक है? मैनेजर बता के नहीं चलता, ये चीज़ें बिहेवियर से देखी जाती है, वो होती है हमारी इम्प्लिसिट पॉलिसीज़। फिर आती है हमारी इम्पोज्ड पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ जो कि एक्सटर्नल एजेंसीज़ लगा के चलती है बिज़नेस के ऊपर, जो कि एक्सटर्नल एजेंसीज़ कौन-सी होगी आपकी, गवर्नमेंट हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गए, तो ये सारी क्या है बेसिकली हमारी एक्सटर्नल एजेंसीज़। ये वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि हमारे बिज़नेस के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसीज़ लगा के चलती है। बेसिकली मान लो गवर्नमेंट ने कहा है कि मिनिमम वेज रेट इतना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको हर एम्प्लॉय को इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, तो वो क्या आपकी इम्पोज्ड पॉलिसी की गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बना दी, अब बिजनेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर कहते हैं अपील्ड पॉलिसी, अपील्ड का मतलब मांगी हुई पॉलिसी। तो कह रहे हैं सबॉर्डिनेट में रिक्वेस्ट और अपील फॉर द स्पेसिफिक पॉलिसी। सबॉर्डिनेट कहता है अपने सुपीरियर से, अपने मैनेजर से कि भाई सर ऐसी सी कुछ पॉलिसी बना दो, ताकि मान लो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है कि आपकी जो टाइमिंग्स है वो लेट तक है, तो कुछ ऐसी पॉलिसी बना दो कि जो टाइमिंग लेट तक के है वो थोड़े वर्क फ्रॉम होम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ऐसी पॉलिसीज़ जो किसी के रिक्वेस्ट पे बनती है, वो होती है अपील्ड पॉलिसीज़। वो शुरुआत में नहीं बनी हुई, वो न्यू रिक्वायरमेंट को देख के, न्यू सर्कमस्टांसेस को देखकर बनाई जाती है, जो कि ऊपर कवर नहीं है। ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि ऊपर कवर नहीं है, न्यू सर्कमस्टांसेस के कंसिडरेशन में, रिक्वायरमेंट में ये पॉलिसीज़ बनाई जाती है। सो बेसिकली हमने सोर्स के हिसाब से कौन सी 4 पॉलिसीज़ देखी है, ओरिजिनेटेड, इम्प्लिसिट, इम्पोज्ड, अपील्ड। दोनों में क्या-क्या पॉइंट, चारों में क्या-क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, 2-2, 2-2, वो भी हमने देख लिए। ठीक है? ओरिजिनेटेड जो ओरिजिनली बनाई है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के लिए, उसके प्रोफेशनल करियर को डेवलप करने के लिए। इम्प्लिसिट बोली नहीं गई, एक्सप्रेस नहीं करी गई, पर इन्फॉर्म है, मैनेजर के बिहेवियर को देख के लगता है। इम्पोज ऐसी पॉलिसी जो कि एक्सटर्नल एजेंसीज बिजनेस पे लगाती है। अपील जो कि सबऑर्डिनेट मांग के चलता है, रिक्वेस्ट करता है एक स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए अपने मैनेजर से, अपने सुपीरियर से। कब? इस चीज की जब न्यू रिक्वायरमेंट अराइज होती है। ठीक है? फिर सोर्स के हिसाब से कर लिया, अब हम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करेंगे। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वी हैव ओनली 2 पॉलिसीज, जो कहती है जर्नल पॉलिसीज और स्पेसिफिक पॉलिसीज। एज द नेम सजेस्ट, जर्नल पॉलिसीज का मतलब ऐसी पॉलिसीज जो कि टॉप लेवल बनाती है, जो कि किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेट नहीं करती। सो जर्नल पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज विच आर नॉट स्पेसिफिक in nature. These policies do not cater any specific issue in particular. These are formulated by the top management and are called journal because they do not relate to any specific issue. Specific policies इन कॉन्ट्रास्ट कौन सी पॉलिसीज होती है? ऐसी पॉलिसीज जो कि स्पेसिफिक इशू को केटर करती है, जैसे कि स्टाफिंग एग्जांपल हो गया, कंपनसेशन एग्जांपल हो गया, बार्गेनिंग वगैरह एग्जांपल हो गया। सो बेसिकली ऐसी पॉलिसीज है जो कि स्पेसिफिक इशू के साथ डील करती है। कंपनी ऐसी पॉलिसीज को बनाती है कि वो सर्टेन स्पेसिफिक इश्यूज को टारगेट कर पाए, उनको रिजॉल्व कर पाए। समझ में आ गया? ये तो बहुत ही ईजी था। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दो, जर्नल स्पेसिफिक, जर्नल मतलब जर्नल, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक। फिर सोर्सेज के हिसाब से ओरिजिनेटेड, इम्प्लिसिट, इम्पोज्ड और अपील्ड। सोर्सेज क्लियर है, पर्पस क्लियर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। अब आ जाओ बेनिफिट्स के ऊपर, लिमिटेशंस के ऊपर। ठीक है? क्या हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैम बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एचआर पॉलिसीज। हम एचआर पॉलिसीज कर रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। बेनिफिट, लिमिटेशन, लास्ट चीज हमारी। इस पॉलिसी से, एचआर पॉलिसी से क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या लिमिटेशन है इसकी, वो समझो। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? प्रिवेंट डिस्प्यूट। अगर आपकी क्लियर कट कोई भी पॉलिसी बनी हुई है किसी भी रिस्पेक्ट में, क्या उसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट आ सकता है? क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? अगर हो रही है तो एचआर पॉलिसी जो है आपका एक मीडियम है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली कहते हैं एचआर पॉलिसीज की वजह से हम अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके ये सारे राइट्स है और उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज बनती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो एचआर पॉलिसीज उसको रिजॉल्व करता है। सेकेंड, रीहायर्स एंड प्रमोशन। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? एचआर पॉलिसीज जो होती है वो कंपनी को एक्सप्लेन करती है कि कंपनी कब कब रिहायर कर सकती है, कंपनी कब कब प्रमोशन देगी, कितना कितना देगी। सो ये सारी चीजें कहाँ पे डिटरमाइन करी जा सकती है? एचआर पॉलिसीज के थ्रू। नेक्स्ट, कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशंस। कंपनसेशन इवैल्यूएशन का कह रहे हैं कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, वो देखता है कि आपकी ह्यूमन की परफॉर्मेंसेस कैसे चल रही है, और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनको इवैल्यूएट करके उनको कंपनसेशन वो प्रोवाइड करता है। अपनी वर्कफोर्स को वो कम्पिटिटिव बना के रखना चाहता है। ठीक है? वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है ताकि हम इवैल्यूएट कर पाए कि ह्यूमन की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है? पॉलिसीज ऐसी बनाओ ताकि आप इवैल्यूएट भी कर पाओ कि ह्यूमन की परफॉर्मेंसेस कैसी है, और परफॉर्मेंसेस के बेस पे कंपनसेशन कितनी देनी है वो पॉलिसीज के अंदर ही मेंशन होती है। कितनी कंपनसेशन देनी है वो पता चलती है हमें मार्केट के सर्वे से, कि मार्केट में कॉम्पिटिटर हमको कितना दे रहा है, कॉम्पिटिटर जो है अपने एम्प्लॉयज को कितना दे रहा है। मार्केट के सर्वे से, जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कितनी हमें कंपनसेशन देनी है, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन डन ऑन द ह्यूमन परफॉर्मेंसेस। ठीक है?
फिर आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कहता है हमारा कि एचआर पॉलिसीज के अंदर ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि कहते हैं कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दो, ताकि उनको पता चले कि कितने उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप जब तक अपने बंदे को ट्रेनिंग ही नहीं दोगे, ओरिएंटेशन ही नहीं दोगे, उसकी डेवलपमेंट ही नहीं करोगे, उसको पता ही नहीं कि उसको काम करने के लिए उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, जिसके तहत आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट करो उसकी, ताकि उसको पता हो कि उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद एम्प्लॉयज इशू के रिगार्डिंग भी आपकी एचआर पॉलिसीज होनी चाहिए। एचआर पॉलिसीज है आपकी एम्प्लॉयज इशू के रिगार्डिंग में, तब जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको अपने काम के दौरान हो रही है वो बता पाएंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। एचआर पॉलिसीज हेल्प करती है कि कैसे हैंडल करनी है प्रॉब्लम्स एट वर्क, काम के टुवर्ड्स। जब आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करता है कि आप अपने वर्क के टुवर्ड्स, काम करते समय एट द टाइम ऑफ वर्क आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हो कौन बताएगा, एचआर पॉलिसीज। फिर लेबर लॉ एप्लीकेशन। अब जो लेबर लॉज होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने में। अपनी बेयर लैंग्वेज लिखी जाती है लॉ की लैंग्वेज किसी नॉर्मल बंदे के लिए इंटरप्रेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो उनकी ईजिली इंटरप्रिटेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होती है, एचआर पॉलिसीज डेवलप करी जाती है, ताकि जो उन पॉलिसीज में, जो उस लॉ में लिखा हुआ है वो ईजिली लोग समझ जाए। ठीक है, एचआर पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि लेबर लॉ की एप्लीकेशन हो पाए। लेबर लॉ के प्रोविजन में जो जो चीज़ें लिख रखी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसलिए क्या होता है, एचआर पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि लोग उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर ले। फिर आती है हमारी रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी। रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी जो कि कहती है कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, और एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाना है कि आपको किस कैटेगरी के, किस टाइप के लोग चाहिए, ताकि आप राइट पीपल को अपॉइंट कर पाओ राइट प्लेस के ऊपर, ताकि आप राइट पीपल को अपॉइंट कर पाओ राइट प्लेस के ऊपर। सो अगेन एडवर्टीजमेंट इज अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर फंक्शन ऑफ एचआर। अब अदर्स क्या है, अदर्स के अंदर आप देखोगे कि आपकी एक इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एचआर पॉलिसी अगर आपकी डेवलप है तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, आपका कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे बढ़ता है, आपके मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस कम होते हैं, बिकॉज सबको पता है कि ये सारी पॉलिसीज है, आपको इसके अंदर काम करना है, आपको इतना फिक्स पे मिलेगा, आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। तो मैनेजमेंट के जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश होता है, कंपनी के अंदर एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट आता है, सब टीम वर्क के ऊपर काम करते हैं। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, हमने हमने बेनिफिट्स पढ़े एचआर पॉलिसीज के। क्या बेनिफिट है, डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व कराती है, प्रमोशन कब करना है, रीहायर कब करना है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है, इवैल्यूएट करती है परफॉर्मेंस को, और कंपनसेशन कैसे देनी है, कितनी देनी है वो बताती है, मार्केट सर्विस के थ्रू ट्रेनिंग करेंगे लोगों को ताकि उनके पास जो भी रिसोर्सेज वगैरह है वो देख पाए, तो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, तो उनकी ईजिली अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, इस वजह से उनको क्या करती है, उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बना के चलती है। फिर रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी होती है ताकि वो एडवर्टाइजमेंट बताती है कि कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, क्या एडवर्टीजमेंट में लिखना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होता है कोर फंक्शन होता है। इसी की वजह से हम राइट पीपल को प्लेस कर पाते हैं राइट प्लेस के ऊपर, राइट पीपल हम अपॉइंट कर पाते हैं और राइट प्लेस पे उसको प्लेस कर पाते हैं। ठीक है, फिर और कौन सी पॉलिसीज होती है, इंक्रीज हमारा कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है, अच्छी पॉलिसीज बनाई जाती है, कहती है लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, कॉपरेशन बढ़ता है, ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होता है, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस कम होते हैं। ये सारे कहते हैं बेनिफिट्स। आ जाओ आप लिमिटेशंस के ऊपर कि एचआर पॉलिसीज की लिमिटेशंस क्या है। एचआर पॉलिसीज की क्या है, लिमिटेशन क्या है, कह रहा है रीसेंट ओरिजिन। रीसेंट ओरिजिन का मतलब क्या है, जो एचआर पॉलिसीज का जो भी कंसेप्ट है उसका रीसेंट ओरिजिन आया, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्टेबल हो जाएगा, पर अभी यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्कीम नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, लैक यूनिवर्सल लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, अभी के लिए लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, विद द पैसेज ऑफ टाइम सब एप्लीकेबल कर लेंगे, सब इसको यूज करेंगे, पर अभी के लिए नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कभी कभी कुछ अच्छी पॉलिसीज भी होती है पर टॉप मैनेजमेंट उसको अप्रूवल नहीं देती, टॉप मैनेजमेंट उसको फुल्ली तरीके से सपोर्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वही पॉलिसीज को डेवलप करने में, ड्राफ्ट करने में प्रपोज कराता है, टॉप मैनेजमेंट के पास लेके जाता है, और अगर टॉप मैनेजमेंट ही मना कर देगी तो पॉलिसी वो इशू ही नहीं हो पाएगी। सो ये एचआर पॉलिसी क्या है, लिमिटेशन है कि टॉप मैनेजमेंट का कभी कभी इसको सपोर्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट, इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्या कह रहे हैं, इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्या कहना चाहते हैं, एचआरएम जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो
वो चाहता है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे। कैसे प्रोग्राम्स को? मैम प्रोग्राम्स जैसे कि हो गए आपके करियर की डेवलपमेंट, करियर की प्लानिंग, ऐसे प्रोग्राम्स जिसके अंदर वो एम्प्लॉइज़ को गाइड करे उनकी करियर की प्लानिंग के हिसाब से, उनके डेवलपमेंट करे, ठीक है? मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन करे, एमबीओ करे। एमबीओ का कांसेप्ट आपने पढ़ा था एमपीए के अंदर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करे, काम करते-करते उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, काम करते-करते उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है? सो बेसिकली क्या है, एचआरएम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है इन सारी चीज़ों की, पर इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन सारी चीज़ों की इसको करनी चाहिए, पर अभी वो नहीं कर पा रहा। अभी वो सिर्फ़ अपनी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन इन्हीं सब की पॉलिसीज़ में उलझा हुआ रहता है। उसको लोगों को डेवलप कैसे करना है, लोगों की प्लानिंग के बारे में, एमबीओ के बारे में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में अभी वो बात नहीं कर रहा। तो इसलिए कह रहे हैं इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स इनएडुकेट है भी एचआरएम के अंदर। नेक्स्ट, इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन। इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कुछ-कुछ ऑर्गनाइज़ेशन जो होती है ना, have requisite information about their employees in the absence of adequate information। मतलब अगर उनको उनके एम्प्लॉय के बारे में, उनके एम्प्लॉय के डेटाबेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है, जो ज़रूरी है, उसके बारे में वो नहीं रखते। बेसिकली इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आज मान लो एक कंपनी है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और लेबरल वर्क पे है। लेबरल वर्क का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है उनके लिए कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ना करे जो प्रॉपर करती है। उनके लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो पूरी रिक्विजिट नॉलेज है, जो चाहिए, जो मेन नॉलेज है, उनका नाम, पता, कहाँ रह रहे हैं, आधार कार्ड क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी कलेक्ट नहीं करती। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास वो नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। सो डेवलप करनी है हमें एचआरएम पॉलिसी, हमें एचआर की पॉलिसीज को डे टू डे डेवलप करना है ताकि वो ये सारी लिमिटेशन से ओवरकम कर पाए, ठीक है? ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट लिमिटेशंस नहीं है। अगर हम चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। क्या है? रीसेंट ओरिजिन है ताकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं है। टॉप मैनेजमेंट का कभी-कभी सपोर्ट नहीं मिलता पॉलिसी के फॉर्मेशन से रिगार्डिंग। इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों पे भी प्रोग्राम्स बनने चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट होने चाहिए, पर अभी नहीं बन रहे और इन्फॉर्मेशन अभी इनएडुकेट है ऑर्गेनाइजेशन के पास। ऐसा हो सकता है कि लेबर की पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी, जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए वो नहीं है। जिसकी वजह से जो आपकी इनएडुकेट पॉलिसीज़ है वो फ़ॉर्म होती है। इनएडुकेट पॉलिसीज़ आपकी फ़ॉर्म होती है, ठीक है? बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्लियर है? बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्लियर है। लास्ट टॉपिक देख लो फिर हमारी क्लास वाइंड अप है। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ एचआर पॉलिसी। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को बनाने का प्रोसेस समझो आप। बनती कैसे है कोई भी पॉलिसी? कोई भी पॉलिसी बनती कैसे? बिल्कुल स्टार्टिंग से चले जाओ। स्टार्टिंग से चले जाओ कैसे? आइडेंटिफाई द नीड। कोई भी चीज़ बनती है, सबसे पहले उसकी ज़रूरत को कैटर करके। आज कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है, सबसे पहले उस चीज़ की नीड सोचती है। जिस बंदे ने उसकी नीड समझ ली ना, तब वो कंपनी फ्लरिश कर जाती है। क्यों? अब ज़ोमैटो वगैरह, सॉरी ज़ेप्टो वगैरह आया है। उन्होंने नीड समझी कि लोगों को जल्दी सामान चाहिए। लोगों को जल्दी सामान चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, बहुत जल्दी 5 मिनट, 10 मिनट उनके घर के सामने डिलीवरी चाहिए। तो नीड समझ के जो होती है पॉलिसी बनती है, वो फ्लरिश करती है। ठीक है? तो हमने क्या समझा? हमने नीड समझी कि पर्पस टू अटेन रिगार्डिंग द एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए पर्पस क्या है उसका? पॉलिसीज बनाएंगे हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, बेनिफिट, टर्मिनेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि हमने अपनी नीड को आइडेंटिफाई करा, हमने पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करा जो कि ऑर्गेनाइजेशन अटेन करना चाहती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू। पर्पस जो कि हमने समझा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव जो कि अटेन करना चाहती है कौन? अटेन करना चाहती है कौन? ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में। पॉलिसीज किस किस एरिया में हो सकती है? पॉलिसीज हो सकती है आपकी हायरिंग में, ट्रेनिंग में, बेनिफिट कैसे देने हैं उनको, टर्मिनेशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो इन सारे एरियाज में, इन सारे एक्सपेक्ट्स में आपकी पॉलिसीज बन सकती है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद पॉलिसीज की आपने नीड समझ आ गई कि मुझे इस रिस्पेक्ट में अपनी पॉलिसी चाहिए, इस रिस्पेक्ट में मुझे अपनी पॉलिसी चाहिए, तो आप उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। क्या करोगे आप? इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। एक बार पॉलिसी की नीड एक्सेप्ट हो गई कि हाँ चलो ठीक है इसकी ज़रूरत तो है ही, ऐसी कुछ पॉलिसी बननी चाहिए। तो उसके बाद आप स्टडी करोगे डॉक्यूमेंट्स को, आप सर्वे पे जाओगे मार्केट्स के, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के सर्वे करोगे, लोगों के इंटरव्यू कलेक्ट करोगे और फिर अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ से कलेक्ट करोगे। आप कंसीडर करोगे एटीट्यूड को, कस्टम को, वैल्यूज़ को, एस्पिरेशन को अपने एम्प्लॉयज़ की। बेसिकली आप जहाँ-जहाँ से जो-जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वहाँ-वहाँ से आप अपनी एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को
कलेक्ट करोगे। क्या करोगे? एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ के, सर्वे करके, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, इंटरव्यू लेके सारी आप इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। उसके बाद आप कंसीडर करोगे कि एम्प्लॉइज और मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट का, अल्टीमेटली पॉलिसी को पास किसको करना है? टॉप लेवल को। तो एम्प्लॉइज और मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड, कस्टम, वैल्यूज, एस्पिरेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है, क्या है, ये सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करके चलोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे एग्जामिनिंग पॉलिसीज ऑल्टरनेटिव। जो मेरी पॉलिसी है, इसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है? उस चीज़ को आप इवैल्यूएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग कलेक्टेड। जो आपने इंफॉर्मेशन ऊपर से कलेक्ट करी है, उसके बेसिस पे आप एग्जामिन करोगे कि क्या कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, आपने ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर लिया। फिर आप पुटिंग द पॉलिसीज इन राइटिंग। जो आपकी पॉलिसी है, जिस रिस्पेक्ट में आप बनाना चाहते हो, उसको राइटिंग में लिखो, लिख के दिखाओ इसको। सारी आपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, ऑल्टरनेटिव्स को आपने समझ लिया, मतलब 2 और 3 पॉइंट्स की पूरी कर ली अपनी कार्यवाही। 2 और 3 पॉइंट्स को आपने कंसीडर कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप पॉलिसी को राइटिंग में लिखोगे। उसके बाद आप पॉलिसी को क्या करोगे? राइटिंग में लिखोगे, ताकि वो ईज़िली कम्युनिकेट हो पाए। ठीक है? आपने राइटिंग में लिखा, यहाँ से आपके एचआर डिपार्टमेंट का एक्चुअल जो काम है वो स्टार्ट होता है। आपने राइटिंग में अपनी पॉलिसी लिखी, ताकि आप पॉलिसी के कोई भी चीज़ को ऐसे भूल ना जाओ जो कि इम्पोर्टेंट है। सब कुछ लिख दिया राइटिंग में। अब जो लिखा है उसको प्रेजेंट करो। क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भेजो उसके अप्रूवल के लिए। क्यों? आपने नीड सोची, नीड को अप्रूव करवाया, फिर आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, पॉलिसी को लिख दिया, तो अब उसको अप्रूवल के लिए भेजो। आप पॉलिसी को सेंड करोगे, इसके ड्राफ्ट को सेंड करोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। अगर वो अप्रूव कर दे टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो जो आपकी पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बन जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। बेसिकली हम उसको अप्रूवल के लिए भेज देंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसको फाइनल अप्रूवल देके, फाइनल अथॉरिटी देके उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है? फिर हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे जो पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रही है, रिप्रेजेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर हम जो पॉलिसी है, जब वो अप्रूव हो गई, तो पूरी पॉलिसी को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देंगे? फैला देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। आफ्टर अप्रूवल सारे लोगों को हम वो पॉलिसी जो है, अब जो न्यूली फॉर्म एचआर पॉलिसी है उसको कम्युनिकेट करेंगे, सब लोगों को उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर कोई भी मान लो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो बंदा किसके पास जाएगा? एचआर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहां से अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेगा। ठीक है? कम्युनिकेट कर दी, सबको बता दी। अब उसको क्या करेंगे? हम इवैल्यूएट करेंगे। पॉलिसी को क्या करेंगे? हम इवैल्यूएट करेंगे। टाइम टू टाइम हम अपनी पॉलिसी को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हम उसका कंटिन्यूअस रिवैल्यूएशन करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे। एक बार बना दिया तो ऐसा नहीं होता, उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर भी करना होता है। हमें देखना है कि क्या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है? तो हम उसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे, टाइम टू टाइम उसको रिवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कंटिन्यूअस कि क्या उसके अंदर कोई रिवीजन, कोई छोटी-मोटी चीज़ों की रिफॉर्मुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं है। नहीं है तो पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, अगर है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगेन वो प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस चीज़ के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट, ये सारी रिफॉर्मुलेशन, रीस्टेटमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। क्या वर्ड्स है? देख लो। क्या वर्ड्स है? रीफॉर्मुलेट। इस पॉलिसी को हमें देखना है कि क्या हमें इसको रीफॉर्मुलेट करने की रिक्वायरमेंट है या फिर इसको रीस्टेट, फिर से लिखने की, फिर से बताने की रिक्वायरमेंट है। डिसाइड करना पड़ेगा हमें इस चीज़ को। ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या होगा? टॉपिक खत्म हो गया। बेसिकली हमने क्या समझा प्रोसेस के अंदर? नीड को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करी, ऑल्टरनेटिव्स खोजे, पॉलिसी को लिख दिया, लिखने के बाद टॉप लेवल को भेज दिया उसके अप्रूवल के लिए, कम्युनिकेट कर दिया सारी जगह पे, और इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया अपनी पॉलिसी को। बहुत ही ईज़ी है प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है? आपको क्लियर है कि आज की क्लास में हमने क्या किया? आज की क्लास हमने स्टार्ट करी थी पीपल जो है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट से। उसके बाद हमने पीपल को बताया कि वो बैकबोन है, हार्ट बीट है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, हैप्पी सैटिस्फाई है तो ये काम होगा, डिससैटिस्फाई है तो ये काम होगा, कस्टमर किंग है, एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर है, एम्प्लॉय हमारे इंटैंजिबल एसेट्स को बनाते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने शॉर्ट में बता दिया कि ये सारे पॉइंटर्स लगा के आप अपनी ऊपर की स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रॉयल कमीशन, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। उसके बाद हमने देखा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए एचआरएम के अंदर। ईयर्स याद नहीं होते, वैसे तो ईयर्स देखो सीक्वेंस के अंदर है, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14।
बेसिकली क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर है। सीक्वेंस में याद कर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करने तो सिर्फ ये पॉइंटर्स, ये जो मैंने आपको नीचे लिखा है इसको याद कर लेना, आपको ऊपर के पॉइंट्स याद आ जाएंगे। इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा पॉइंटर है। ठीक है, जो इजी वाले पॉइंटर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। फिर हमने बात करी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की, और हमने अपना पूरा टाइम लगाया एचआर पॉलिसीज के ऊपर। एचआर पॉलिसीज क्या होती है, उसके मीनिंग से लेकर, करेक्टरिस्टिक से लेकर, पर्पस से लेकर, बेनिफिट, सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, लिमिटेशंस और उसके प्रोसेस, हमने सारी चीजें ए टू जेड यहाँ पे डिस्कस करी है। आई गेस प्रोसेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हो तो मैंने आपको रिपीट भी करा दिया। बेनिफिट, बेनिफिट और लिमिटेशन, लिमिटेशन भी बहुत ईजी है, नाम की लिमिटेशन है, ऐसी कोई लिमिटेशंस प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा हैम्पर नहीं करती। बेनिफिट्स जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो वो उसके बेनिफिट्स बन गए हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्पस आप खुद लिख लेना। सोर्सेज बहुत ईजी, ओरिजिनेटेड, इम्प्लिसिट, बोलो ओरिजिनेटेड, इम्प्लिसिट, इम्पोज्ड, अपील। और डिस्क्रिप्शन में क्या है, जर्नल और स्पेसिफिक, जर्नल और स्पेसिफिक। ईजी है सब कुछ, जो अभी तक पढ़ता सब कुछ ईजी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।